वाक्य आता है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि भाई हम स्वस्थ कैसे रहें, उसका आंसर, उसका उत्तर दिया गया है। वो बड़ा फेमस वाक्यांश है कि रित भुक, मित भुक, हित भुक। कि भाई आप हित भुक खाए। हित भुक का मतलब है जो आपके हित में हो। आपकी प्रकृति कैसे है, आप पित्त प्रकृति के हैं, आप कफ प्रकृति के हैं, या आप वात प्रकृति के हैं, उसी के अनुसार आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरह का आपको भोजन करना है। अगर आपके वायु विकार होते हैं तो आपको उड़द की दाल है या और बहुत सारी भिंडी है, ज्यादा भूखा नहीं रहना है, समय पर भोजन करना है, सोने से पहले भोजन कर लेना है, टहलना जरूर है। आपकी कफ प्रकृति है तो आप ठंडी चीजों से हमेशा उसे अवॉइड करें और ठंडी चीजें बिल्कुल ना खाए। जैसी सर्दी आ जाए आप सावधानी बरते, आपको सर्दी ना लगे, वरना कफ प्रकृति वालों को जरा सी सर्दी लगी तो जुकाम होने लगता है, खांसी हो जाती है जरा जरा सी सर्दी पर। और अगर कफ प्रकृति नहीं है तो बहुत सारी सर्दी भी व्यक्ति सहन कर लेता है। ऐसे ही अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो उसमें आप क्या क्या ना खाएं, कुंजल क्रिया करें आप, और बहुत सारी चीजें हैं। तो हित भुक का मतलब है जो चीजें आपके हित की हैं आप उन्हें खाएं, जो हित की नहीं है उन्हें ना खाएं। ऐसे ही है। दूसरा है मित भुक। मित भुक का मतलब है कि आप अच्छी चीजें भी, अपनी हित की चीजें भी एक मात्रा में खाएं। ऐसा नहीं कि मात्रा को आप पार ना करें, बहुत अच्छी चीजों को का भी कम सेवन करें, यानी आप कम खाएं। देखो एक कहावत है कि भूखा आदमी नहीं मरता। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो व्यक्ति नहीं मरता, ज्यादा खाने से बीमारियां पैदा होती है, ज्यादा खाने से आदमी मरता है। तो मित भुक का मतलब है आप हल्का आहार लें, कम भोजन करें। और तीसरा है ऋत भुक, आप ऋतुओं के अनुसार चीजों का चयन करें। आज हम देख रहे हैं जो बहुत सारी कमियां हमारे भोजन में आई है, उसमें से एक कमी ये भी आई है कि हम ऋतुओं के अनुसार चीजों का चयन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब स्टोरेज आ गए और बहुत सारे ऐसे केमिकल आ गए कि हम उन पदार्थों को कई कई महीने तक, खाद्य पदार्थों को रख सकते हैं। तो अब हम जो समय जिस फल का नहीं है उस फल को खा रहे हैं क्योंकि उपलब्ध है, जो समय जिस सब्जी का नहीं है उस सब्जी को खा रहे हैं क्योंकि उपलब्ध है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि आप ऋतुओं के अनुसार ही भोजन करें, फल खाएं, सब्जी खाएं, जो जिस ऋतु में आती है। जैसे इन ऋतुओं में गन्ना है, मूंगफली है और बहुत सारी चीजें हैं, आप उन्हीं का सेवन करें। जो आंवला है, आंवला तो खैर अमृत ही है, आयुर्वेद में भी उसे अमृत कहा गया है। सभी जितने भी हमारे शरीर के ग्रंथ है सब में आंवले का बड़ा बखान है कि हमको आंवला इन दिनों और शुद्ध उपलब्ध है। आप मुरब्बा खा रहे हैं या और बोतल बंद जो आंवला खा रहे हैं, निश्चित रूप से वो उतना कुछ तो फायदा करता होगा पर उतना फायदा नहीं करता जितना ताजा करता है। अगर हम काम ताजा आंवला खाए, उसका जूस पिए, थोड़ा सा जूस पी ले, नहीं वो पिया जा रहा उसको कुछ मिलाकर पी ले, सुबह आप आंवले का सेवन करें। आंवला तो आंखों के लिए वो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो, पाचन तंत्र के लिए वो, स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो, हड्डियों के लिए वो, मांसपेशियों के लिए वो, हार्ट के लिए वो, सबके लिए आंवला तो मतलब गजब ही है। तो आप ऋतुओं के अनुसार भोजन करें। अब ये शीतकालीन ऋतु चल रही है, मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे यहाँ 9 दिन के उपवास किए जाते हैं। जब हम गर्मी से सर्दियों की तरफ आते हैं, जब सर्दियों से गर्मी की तरफ आते हैं। वो क्यों किए जाते हैं? वो इसलिए किए जाते हैं कि गर्मी में शरीर का टेम्परेचर गर्म रहता है, वातावरण का टेम्परेचर गर्म रहता है, हमारा रक्त पतला रहता है, ठीक है। और हमारी जो जठराग्नि है वो जठराग्नि प्रदीप्त तो इतनी रहती है, पर क्योंकि शरीर की गर्मी बाहर निकलती है तो जठराग्नि की जो गर्मी है वो शरीर से बाहर निकल जाती है त्वचा के रास्ते। जैसी सर्दी आती है तो जठराग्नि की जो अग्नि है वो बाहर नहीं निकल पाती, वो शरीर में ही ज्यादा रहती है। इसीलिए सर्दियों में ज्यादा गरिष्ठ भोजन किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाते हैं तो शरीर में बहुत सारे चेंजेज होते हैं।
शरीर की बहुत सारी ऊर्जा उन चेंजेस, उस वातावरण से अपने आप को उस वातावरण में ढालने के लिए लगती है। इसीलिए हमारे यहाँ जब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ते हैं या सर्दियों से गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ उपवास किया जाता था। उपवास को इसलिए करते थे या अब भी करते हैं कि भाई शरीर की जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी वीक हो जाती है और शरीर को बहुत सारे अतिरिक्त काम करने पड़ते हैं जो सामान्य दिनों में नहीं करने होते। तो शरीर की ऊर्जा बची रहे, वो भोजन को पचाने में ज्यादा व्यय ना हो, शरीर की जो ऊर्जा है और शरीर का जो बैलेंस बन रहा है, शरीर का जो सिस्टम बदल रहा है, उस सिस्टम में हमारी ज्यादा ऊर्जा समाप्त हो, इसलिए हम उपवास रखते थे। धीरे धीरे हमने उपवास को कई, और उस उपवास के समय में करते क्या थे, क्योंकि व्यक्ति भूखा रहता था तो वो क्या करता था, ज्ञान ज्यादा करता था। अपने जो दैनिक कार्य है, अपनी जो भी बिजनेस करता था या खेती करता था, क्योंकि वो भूखा रहता था, कमजोर रहता था, तो वहां कम ज्यादा था, तो वो ईश्वर आराधना उन दिनों ज्यादा करता था। तो उससे दो लाभ मिलते थे, आत्मिक लाभ भी हमें वो होता था और शारीरिक लाभ भी हमें होता था। वो इसलिए क्योंकि जब हम गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा रक्त जो है वो गाढ़ा होने लगता है। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, ज्यादातर जो हार्ट अटैक है वो सर्दियों के दिनों में ज्यादा होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर सर्दियों के दिनों में ज्यादा रहता है। उसके दो कारण हैं, एक तो सर्दी आ जाती है तो हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है, दूसरा सर्दियों में खाद्य पदार्थ ज्यादा होते हैं, खाया ज्यादा जाता है क्योंकि भूख ज्यादा लगती है, आदमी ज्यादा गरिष्ठ खाता है, तो उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है तो हमारी धमनियों में जमता है, उससे हमें, और ऊपर से रक्त हमारा गाढ़ा हो रहा है और धमनियां हमारी बहुत पतली हो गई, उसमें बह नहीं रहा, उसको तो पतला ही नहीं बह रहा है, तो गाढ़ा नहीं बह रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब कुछ ऐसा समझो आप, जैसे पाइप होता है, अगर आप समरसेबल आपने चलाया हुआ पाइप है, घर में भी पाइप होता है, अगर आप उसको साधारण चलाओ तो वो तेजी के साथ पानी नहीं फेंकता, लेकिन अगर हमें दूर पानी फेंकना हो तो हम उसको आगे से बंद कर देते हैं, उसका मुंह थोड़ा बंद कर देते हैं, तो जैसे उसका मुंह बंद हो जाता है तो प्रेशर से दूर पानी फेंक देता है। ऐसी हमारी धमनियां हैं। हमारी धमनियां अगर शुद्ध और साफ है, पूरी खुली हुई है, वो बंद रही है कहीं से, तो वो रक्त नियमानुसार सिस्टम से बहता रहता है सही तरीके से। लेकिन अगर वो कहीं से बंद हो गया पाइप, तो फिर वो प्रेशर, इसी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो प्रेशर के साथ पानी वो जो है रक्त बहता है। उससे क्या होता है कि हार्ट में वो प्रेशर के साथ लगता है, तो हार्ट का जो वो हिस्सा जो पंपिंग करता है, उसकी जो अंदरूनी जो दीवार होती है वो धीरे धीरे फिर मोटी होने लगती है। उसको मोटी होने की वजह से फिर वहां से रक्त और मुश्किल से गुजरना शुरू हो जाता है, वही फिर आगे चल के स्ट्रोक आदि का कारण बनता है, उसी से हार्ट अटैक वगैरह लगते हैं। तो फिर उसके लिए हम क्या करें सर्दियों में कि भाई हमारा रक्त पतला ही रहे। एक तो ये है कि तो इसलिए गर्मियों के दिनों में आप चाहे कम करें, एक तो सर्दियों के दिनों में आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज का मतलब एक उम्र के बाद वॉक से बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि अगर आप आसन करेंगे या आप कोई कठिन एक्सरसाइज करेंगे, आप उसे 15, 20, 25 मिनट कर सकते हैं। वो एक ऐसी धीमी और बेहतरीन एक्सरसाइज है, उसको आप आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपकी एक्सरसाइज ज्यादा हो रही है। तो आपको सर्दियों के दिनों में वॉक जरूर करनी चाहिए हर हाल में, क्योंकि सर्दियों की जब ज्यादा सर्दी आती है, हमारा जो आने जाने का जो सिस्टम है वो भी कम हो जाता है। हम बाहर ज्यादा घूमना कम कर देते हैं और बाहर के कार्य बहुत कम कर देते हैं सर्दी में। तो फिर उसके लिए क्या करें, हमें घूमना बहुत चाहिए। दूसरा, हमें मालिश जरूर करनी चाहिए। गर्मियों में हम मालिश करें या ना करें, वैसे तो गर्मियों में भी करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये नियम बना लें आप, तिल के तेल का तेल हो तो बेहतर, बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप सरसों के तेल से ही करें। अपने आप बैठ जाए किसी ऐसे टेम्परेचर जिसका ठीक हो जिस रूम का, और अपनी त्वचा की, इससे भी क्या है मांसपेशियां हमारा नर्व सिस्टम सारा जो है ना मुलायम होता है और त्वचा हमारी ठीक रहती है, और बहुत सारी गंदगी जो त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में निकलती है वो भी निकलती रहती है। हड्डियां हमारी मजबूत होती है, मांसपेशियां हमारी मजबूत होती है, नर्व सिस्टम हमारा मजबूत होता है मालिश से। मालिश को भी आप एक्सरसाइज के बराबर ही माने। तो इन दिनों आप एक वॉक जरूर करें, मालिश जरूर करें,
आसन और प्राणायाम तो करें ही करें, क्योंकि इन दिनों शरीर के टेम्परेचर को बार बार गर्म करना जरूरी है। सामान्य तो रह नहीं पाता, क्योंकि अंदर भी सर्दी बाहर भी सर्दी, चारों तरफ सर्दी सर्दी, तो धीरे 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 रक्त और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा हो जाता है। तो हम कम से कम 2 घंटे हम वॉक करें, एक्सरसाइज करें, 1 घंटा वॉक कर लें, एक्सरसाइज मतलब दिन में को कम से कम 2 बार ऐसा करें कि हमारा टेम्परेचर घंटों तक बढ़ा रहे, जिससे कि हमारा रक्त पतला हो जाए और वो आसानी से बहता रहे। खान पान में बहुत सारी इसमें हम सावधानी रखें। जैसे शरीर को गर्म करने के लिए अदरक है, उसका सेवन करें। एक मेथी के बारे में आपने सुना होगा, वो बहुत बढ़िया है, स्पेशली हड्डियों के लिए रामबाण है, पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया है, जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत बढ़िया है। अदरक खाएं, अदरक चाय का अगर शौक है तो अदरक की चाय पिए, मेथी जरूर खाएं। और आप सूखे मेवे का भी कुछ बनवा के खा सकते हैं, जिसमें गोंद है, अलसी है, इन सब के कोई लड्डू वगैरह बनवा लें, आप इन्हें खाएं। इनका ध्यान रखिए, मतलब कुछ ऐसा पदार्थ भी खाएं जिससे कि आपके शरीर का अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ा रहे, जिससे रक्त वो आराम से बहता रहे। खान पान में ये सावधानी रखें। प्राणायाम में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो भस्त्रिका जरूर करें, धीरे धीरे करें। भस्त्रिका मतलब श्वास भरे, श्वास फेंके, इसमें कुछ नहीं करना, श्वास भरे। जब भी श्वास भरे भस्त्रिका के लिए तो हल्का सा पेट खींच ले, जिससे हमारे फेफड़ों में श्वास आए। श्वास भरे, श्वास फेंके, श्वास भरे, श्वास करके दिखा दो। देखो, अगर ऐसे करना है, एक तो ये है, यहां से श्वास भरो, भरा, फेंक दिया, भरा। जब भरते हैं बस थोड़ा पेट खींच रहे, कपाल भाती तो पेट का है। और प्राणायाम की जो क्या है वो अलग अलग अंगों के लिए है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम स्पेशली जितना हमारा श्वसन तंत्र है, हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के लिए है। तो उसमें क्या करते हैं, श्वास अगर हम भरेंगे तो अगर हम पेट से खींचेंगे तो पेट में श्वास चला जाएगा, फेफड़े नहीं भूलेंगे। तो आप जैसे श्वास भरें और फेंक दें, शुरू में धीरे धीरे करें, फिर जब कुछ दिन अभ्यास हो जाए एक तो ये। दूसरा, अगर इसमें मन सा लगाना हो तो 20 से शुरू करें इसको। आप शुरू में आप 20 करें, फिर 30, फिर 40, फिर 50। अगर आप तेजी के साथ करोगे तो जल्दी थक जाओगे, और अगर आप धीरे करोगे, एक उम्र के बाद हमें वो एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिसमें हम जल्दी ना थके। जैसे हम वॉक कर रहे हैं, एक उम्र से पहले यानी कम 30 साल से पहले हमें दौड़ लगानी चाहिए। एक उम्र के बाद, जैसे 30 साल के बाद हमें क्या करना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। फिर हम 40-50 साल के बाद हो जाए तो हमें वॉक करनी चाहिए। यानी कि हम थके कम। अगर हम तेज दौड़ेंगे तो हम 5 मिनट में थक जाएंगे और हमारा सारा शरीर डूब जाएगा, वो फायदा नहीं। आप वॉक करें, धीरे 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 घूमते रहे, धीरे धीरे घूमते रहे। इससे क्या होगा, आप लंबे समय तक किसी काम को करेंगे। ऐसी भस्त्रिका का है, यदि आप तेज तेज करोगे तो आप 10-15 मुश्किल से 30 सेकंड कर पाओगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करोगे तो इसे 3-3, 4-4, 5-5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। दूसरा, कपाल भाती जरूर करें। कपाल भाती का भी नियम क्या है, उसे तेज न करें। आप घड़ी रख लें, बस 60 से 70 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर भी है तब भी आप धीमे धीमे कपाल भाती कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है फिर तो आप ज्यादा करें। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब, हाई ब्लड प्रेशर तो ज्यादातर लोगों को होता है, लेकिन अगर उसका दवा खाने के बाद हाई ब्लड प्रेशर मेंटेन है तो फिर माना नहीं जाता, फिर एक्सरसाइज कर सकता है आदमी। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपका हाई ना हो, वरना तो ब्लड प्रेशर तो अब बहुत लोगों को है, लेकिन दवा खाओ और उससे क्या होता है, वो नॉर्मल रहता है। तो कपाल भाती करो, कोई दिक्कत, तेज मत करो। पहले क्या करते थे, तेज करते थे। रामदेव जी ने क्या सिखाया, रामदेव जी के दिमाग में एक बात आई कि ये जो प्राणायाम है, ये तो अगर आम आदमी करेगा तो उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। जिस हिसाब से हम आज से 20-30 साल पहले करते थे, या मुझे याद है जब हम गुरुकुलों में करते थे, तेज कराते थे, अनुलोम विलोम भी तेज कराते थे, और भस्त्रिका को बहुत तेज कराते थे। लेकिन उन्होंने इसे नॉर्मलाइज कर दिया आम आदमी के लिए, जिससे हर कोई कर सके। कपाल भाती का भी क्या नियम है, आप घड़ी रख लें सामने, बस 60 से 70 के बीच में करें। धीरे 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 धीरे
दो लाभ हो गए वही जो मैं बता रहा हूँ। एक तो आप इससे 5-5, 10-10 मिनट तक कर पाएंगे। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, 20-25 साल हो गए मुझे योगा कराते हुए। ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरी मतलब आजमाई हुई चीजें हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम इतनी बेहतरीन चीजें हैं, इतनी बढ़िया चीजें हैं, लेकिन बस सावधानी वाली बात क्या है कि हम नियमित करें। नंबर एक बात, हम गड़बड़ क्या करते हैं, 4 दिन जोश में करते हैं फिर छोड़ देते हैं, 10 दिन जोश में करते हैं फिर छोड़ देते हैं, जोश में रहते हैं फिर बहुत अच्छा करते हैं और अच्छा फील भी होता है। फिर क्या होता है, कोई तनाव हो गया, कोई पारिवारिक समस्या हो गई, या हमारा आलस्य बढ़ गया, और फिर हम छोड़ते हैं महीनों तक, और फिर हमें लगता है यार हमें तो लाभ नहीं हुआ, हमें तो लाभ नहीं हुआ। आप इसे नियमित करके देखिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, एक औरत के मैं एक्सरसाइज करने गया, अंकुर नाम था उसका, उसकी माँ करती थी एक्सरसाइज, मतलब योगा में अंकुर को कराने लगा, उसकी माँ मात्र 2 ही प्राणायाम करती थी, कपालभाति करती है और अनुलोम विलोम, 20 साल से। उसको ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ना उसको हाई ब्लड प्रेशर था, ना उसको डायबिटीज, कोई रोग नहीं है, और उसकी उम्र थी लगभग 70 के आसपास, मतलब 65 और 70 के बीच में। जब मैं उनको ये एक्सरसाइज कराता था उनको, वो बैठ जाती थी, बस थोड़े बहुत हाथों पे करती थी। उसके बाद मैं कहता भी था कि उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो मैं संतुष्ट हूँ, कोई बात नहीं आप संतुष्ट है, लेकिन वो धीमे करती थी। मैंने देखा ना, वो आराम से आंखें बंद करके करती रहती थी। एक और भी लाभ है प्राणायाम में, अगर आप जैसे अनुलोम विलोम है, मैं जैसे कराता हूँ, लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, तो ध्यान कैसे लगाए, ध्यान कैसे लगाए, आराम से बैठना कैसे सीखे, शांत बैठना कैसे सीखे। अनुलोम विलोम से बढ़िया जो है वो मेडिटेशन की विधि नहीं है। आप अनुलोम विलोम में क्या करो, जैसे आंखें बंद कर लो, आप देखो श्वास को बढ़ते हुए, फिर जब निकालो तब ध्यान उसी पर रखो, फिर भरो उसी पर रखो, फिर ध्यान उसी पर रखो। तो मैं कहने का मतलब, मैं बहुत प्रयोग कर चुका ये बात, अनुलोम विलोम और कपालभाति। आजकल क्या हो गया शहर में, मैं आपको अपनी बताऊं, पहले मैं साहिबाबाद रहता था, उसके पास 3 पार्क थे, 3 पार्क थे। तो एक विष्णुदत्त शास्त्री आप जानते हैं, वो मेरे मित्र वहीं रहते थे, मैं उनको कॉल करता था, सर मैं वहाँ घूमने चले गए, हम टहलने चले जाते थे, बढ़िया पार्क, बहुत सुंदर, रात को लाइट नजर चली जाती थी, काफी लोग घूमते थे, बढ़िया मेंटेन पार्क था, मतलब आनंद आता था घूमने में। कई बार वो शास्त्री भी नहीं होता था तो मैं चला जाता था। अब हम नंदग्राम में चले गए, वहां कोई पार्क ही नहीं है। अब आदमी पार्क नहीं है तो गलियों में कहाँ घूमे, जगह जगह मोटरसाइकिल है, ये है वो है। मैं कहने का मेरा मतलब है कि कई बार ये भी दिक्कत आ जाती है कि घूमे कहाँ, कोई अच्छा सा पार्क तो हो जिसमें गाड़ी की टीटी ना हो, पीपी ना हो, ज्यादा आफत ना हो, कुछ फूल हो, पौधे हो, भाई घास हो, पेड़ लगे हुए हो, भाई कुछ तो हो। कई लोगों का तो सौभाग्य है, उनके आसपास है, कई लोगों का सौभाग्य नहीं है। प्राणायाम ऐसी चीज है, इसमें पार्क की जरूरत नहीं है, कहीं इसमें जगह थोड़ी चाहिए घूमने के लिए, इसमें तो बैठने की जरूरत है। आप कहीं भी बैठ जाए, घर में अगर ज्यादा हुए तो आप सरसों का दीपक जला लेना एक सुबह के टाइम, वो वैसे भी गंदी वायु को, सरसों के तेल में ताकत होती है, गंदी वायु को बाहर निकाल देती है वो। जैसे प्रदूषण जाते हैं ना, सरसों का दीपक या देसी घी का जलाते तो बल्ले बल्ले, अगर आप एक देसी घी का सुबह दीपक जला रहे तो वातावरण से घर का, क्योंकि खिड़कियां ज्यादा नहीं खोलते तो वातावरण शुद्ध हो जाता है उससे। आप प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम को तो रामदेव जी कह रहे आधा घंटे का, मैंने तो आधा घंटा नहीं करा, पर क्योंकि अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम, कपालभाति में भी बहुत सारी हलचल होती है, वो ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन अनुलोम विलोम में कुछ है ही नहीं, और ध्यान से उससे बढ़िया ध्यान का कुछ केंद्र नहीं है। और एक और बताऊं, आजकल क्या है, मैं आपको बताऊं, खान पान में इतनी अशुद्धता हो चुकी है। पहले तो हम यूरिया खाद ही डालते थे, भाई यूरिया खाद से बड़ा बेचैन और बहुत दुखी था, क्योंकि कैंसर का बहुत बड़ा कारण यूरिया खाद है। लेकिन अब दवाइयां गिरने लगी, क्योंकि जमीन जो है ना, हमने जमीन का भी इतना ज्यादा दोहन कर दिया। पहले हम 2 फसल ले देते थे, अब हम 3-3, 4-4 फसल, क्योंकि हर व्यक्ति लोभी हो गया, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, जनसंख्या ज्यादा हो गई, महंगाई ज्यादा हो गई, हर व्यक्ति ज्यादा कमाना चाहता है, तो वो चाहता है फसल ज्यादा से ज्यादा ले। और ऐसी ऐसी दवाइयां, ऐसे ऐसे बीज आ चुके हैं, तो एक तरीके से बीज भी क्या है जी, वो अतिक्रमण के बीज है, वो ऐसे है, मतलब किसी की कलम किसी के चढ़ा कर नए नए जो बीज जो पैदा करे, ये हमारे लिए बड़े घातक है। मैं आपको मानकर जब बताऊं, पहले 42 एक बीज का नाम था, गन्ने का 42 था उसका नाम, मतलब इतना फोका छूलता था जी, वो इतना मीठा। अब जो नए गन्ने आ रहे, आप उन्हें दांत से नहीं छोड़ सकते, और मतलब
इतने ज्यादा, और उनमें कांटे हैं, उनमें ना कांटे होते थे, उनकी पत्तियों में हम लेट जाते थे। मेरा कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। एक तो जो बीज हैं वो बहुत ही कम, उसके आप जानते होंगे एक देसी खीरा आता है, एक वैसा खीरा आता है, इसके बारे में तो जानते हो। देखो आप देसी खीरा खा के देखें और आप वैसा खीरा खा के देखें, उसमें कोई स्वाद ही नहीं, पानी पानी सा है, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो देखने में बड़ा सुंदर है और बड़ा है। और आजकल ऐसी ऐसी फसलों में ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वैज्ञानिकों द्वारा, एक तरीके से अतिक्रमण है ये, एक तरीके से बलात्कार है ये उन सब्जियों के साथ, ऐसी ऐसी फसलों का कि भाई वो किसी भी समय में हो जाए, एक बात है कुछ ज्यादा हो जाए। उनमें कीड़े बहुत लगते हैं तो उनमें दवाइयां, बहुत बुरी दवाइयां डाली जाती है। आप कभी खेतों में जाकर देखें सब्जियों, देखो हमारा दुर्भाग्य, पहले आज से 20 साल से पहले की बात है, 30 साल से पहले की, जब हम बीमार होते थे हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहते ज्यादा सब्जियां खाओगे, दालें वाले बंद करो, ये बंद करो, सब्जियां ज्यादा खाओ, सब्जियां ज्यादा खाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ, सब्जियां ज्यादा खाओ, ये कहते थे ना जी, क्योंकि सब्जियां सबसे ज्यादा शुद्ध होती थी, सब्जियां सबसे ज्यादा लाभदायक होती है, पचने में हल्की होती है और लाभ बहुत करती है। आज सब्जियां ही बहुत ज्यादा बुरी हो गई, लेकिन अब हम बदले कैसे? जनसंख्या इतनी हो गई कि बदल नहीं सकते सर। मैं कई बार सोचता हूँ कि बदले कैसे सिस्टम को। मैंने कहा अगर सिस्टम बदल दिया, अगर सरकार एक बार ऑर्डर कर दे कि भाई कोई यूरिया खाद, कोई डाई और दवाइयां नहीं डालें, आप जानते हो 1/4 रह जाएगी हमारी पैदावार, 1/4, हम तो भूखों मर जाएंगे फिर। तो मूल कारण तो जनसंख्या है, और जनसंख्या को कोई सरकार ही रोक सकती है, हम तो रोक नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम अब खुद कम बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपने बेग बच्चे को ये बात समझा सकते हैं अपने वातावरण में, इससे थोड़ी कुछ होना है, होना तो सरकार से है। खैर वो एक अलग विषय है। हमारा विषय तो ये है कि भाई इसी वातावरण में रहते हुए हम अपने आप को शुद्ध कैसे करें, और स्पेशली सर्दियों में शुद्ध कैसे करें, क्योंकि सर्दियों में मैंने आपको बताया सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये दो चीजें सर्दियों में ज्यादा। कारण क्या है? हमारा रक्त गाढ़ा हो जाता है। एक और गर्मियों में जो होता है, हमारी जो नासिका के अंदर जो झिल्ली है वो चिपचिपी ज्यादा रहती है। सर्दियों में शुष्क वातावरण रहता है, हम हीटर के पास भी रहते हैं, खिड़कियां वगैरह कम भी बंद रखते हैं, तो वो झिल्ली सूख जाती है सर्दियों में। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में, इसकी वजह से बीमारियां हमें जल्दी घेर लेती है। और जब ज्यादा सर्दी रहती है तब तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जब बदलता है वातावरण, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, जब गर्मी से हम सर्दी की तरफ जाते हैं, तब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम भी गिरा रहता है। अब तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम नहीं गिरा रहता है इन दिनों, तो पाचन तंत्र भी हमारा ठीक रहता है। इन दिनों का प्रयोग हम पहले क्या करते थे, जो पहलवान होते थे, एक्सरसाइज करने वाले होते थे, जो हार्ड वर्कर होते थे, इन दिनों का प्रयोग अपने शरीर को सताने में करते थे, क्योंकि इसमें ज्यादा खाया जाता है। ज्यादा खाने की वजह से, और ज्यादा गरिष्ठ खाया जाता है। आप इनमें सूखे मेवे इनमें खाते हैं, है ना जी, घी इनमें खाना चाहिए, दूध और दूध से बनी हुई चीजें इनसे खानी चाहिए। इन सब को खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहता है। दूसरा जो मैं बात करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं हड्डियों पर। आज आप देख रहे होंगे हड्डियों के बारे में, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले जब मोच आती थी, आदमी गिर जाता था, तब उसकी हड्डी नहीं टूटती थी, मोच आती। बचपन में हमें याद है, क्योंकि हमारा गुरुकुल जो है, गुरुकुल बरनावा, वो जंगलों के बीच में एक ऊंचे टीले पर, और जंगल था वहां, और वो ऊपर था तो ऊबड़ खाबड़ बहुत था। जैसे जहां हम थे वहां समतल था, फिर नीचे था, फिर नीचे था झाड़ झंकाड़ी बहुत खड़ी थी। मेरा कहने का मतलब हमारा बड़ी मोचे आई है, लेकिन मोच आ जाती थी 2-4 दिन में ठीक हो जाती थी। अब हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी कि अब हड्डी टूटती है। आप जरा से गिर जाए, जरा से आपको ठोकर लग जाए, जरा सा आपका कहीं घुटना लग जाए, जरा से आप फिसल जाए, हड्डियां टूट जाती है। हड्डियों का की समस्या क्या हो रही है? वैसे भी हड्डियों का एक नियम बता दूं मैं, 25 साल तक हड्डियां डेवलप होती है, उसकी बढ़ोतरी, उसकी मजबूती 25 साल तक बढ़ती है, केवल 25 साल की उम्र तक। 25 से 40 साल तक, 15 साल तक वो स्टेबल रहती है। किसी की 10 साल तक, किसी की 12 साल तक, हाईएस्ट 40 साल तक बस, तब वो बस मेंटेन रहती है जहां है। 40 साल के बाद उन्हें क्षरण शुरू हो जाता है, उनका कैल्शियम स्वतः ही अपने आप निकलना शुरू हो जाता है।
इसीलिए 40 साल के बाद, एक तो जब हड्डियां बढ़ती है, आपने देखो दूध ज्यादा कब पीना चाहिए, एक तो 20 साल तक जब हड्डियां बढ़ती है, एक 40 साल के बाद ज्यादा पीना चाहिए। बीच में दूध की ज्यादा जरूरत नहीं, घी की ज्यादा जरूरत है, पर आफ्टर 40 साल और 20 साल से पहले। कारण दूध में कैल्शियम बहुत होता है, हमने धीरे धीरे दूध छोड़ दिया, इससे हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। तो 40 साल के बाद कैल्शियम क्योंकि निकलने लगता है, धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, उनमें क्षरण होना शुरू हो जाता है, और फिर वही कल को दर्द का कारण बनती है। दूसरा, हड्डियों में दो चीजें हैं, एक तो जॉइंट्स हैं, ये हड्डियों से बने हुए हैं, और एक हड्डियां हैं। जॉइंट्स और इन दोनों को कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत है, जॉइंट्स के लिए विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हमें 40 साल के बाद दूध और दूध से बनी हुई चीजें खूब खानी चाहिए, दूध पीना चाहिए। दूसरा, विटामिन डी। विटामिन डी मिलता तो है मुख्य रूप से धूप से, और धूप से भी कैसे मिलता है वो, ऐसा नहीं है कि आप कपड़ों में धूप में चले जाए, कम से कम 1/3 आपके शरीर का जो हिस्सा है वो नंगा रहना चाहिए, कम से कम आधा रहे तो बहुत अच्छा, और अगर आधे से ज्यादा रहे तो बहुत अच्छा है। कपड़ों से, अगर आप कपड़ों सही धूप में जा रहे हैं तो उससे लाभ मिलेगा जरूर, 10% 15%, लेकिन अगर आप धूप का सही लाभ लेना चाहते हैं तो आप, मैं नहीं बजा रहा हूँ उसमें क्या, कोई वस्त्र आपका उड़ा हुआ रहना चाहिए। आप अपने छत पर चले जाएं तो ऊपर का कुर्ता आप उतार लें, नीचे का पहले रखें। तो विटामिन डी किससे मिलती है? धूप से मिलती है। दूसरा, कैल्शियम, हड्डियां कैसे मजबूत होती है? विटामिन डी की उसे जरूरत होती है। दूसरा, कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम किससे मिलता है? कैल्शियम मिलता है पनीर है, दूध और दूध से बनी हुई चीजों में ज्यादा कैल्शियम होता है, दालों में कैल्शियम होता है, और बहुत सारी चीजों में कैल्शियम होता है। आप उनका ज्यादा सेवन करें, धूप में रहे। तीसरा, आप मालिश करें। मालिश भी हड्डियों तक को मजबूत करती है, जॉइंट्स को मजबूत करती है। चौथा है, आप जॉइंट्स की एक्सरसाइज जरूर करें। देखो, जॉइंट्स क्या है, दो हड्डियों का मिलान है, जैसे ये हड्डी ये हड्डी है, ये मिलान है। तो इसके अंदर लिपलिपा पदार्थ होता है, लेकिन उसके अंदर वायु घुसने लगती है, बहुत सारे टॉन्सिल्स जमा हो जाते हैं, जो आगे चलकर फिर वो हमारे दर्द का कारण बनते हैं, हमारी जकड़न का कारण बनते हैं। आजकल बहुत ज्यादा जो जकड़न शरीर में हो रही है, उसके दो मुख्य कारण है, मैं आपको बताऊं। एक कारण है, हमारे पोस्चर ठीक नहीं है बैठने का। एक तो हम मोबाइल या लैपटॉप ज्यादा चलाने लगे, बहुत समय तक हमें बैठे, एक ही पोस्चर में बैठे रहने लगे, ये दुर्भाग्य हो गया। चलने फिरने के हमारे काम बंद हो गए। टीवी ज्यादा देखने लगे तो गर्दन को ऊपर करके या ऐसे या वैसे या मोबाइल। एक तो हमारी जॉइंट्स की जो समस्या आई, जॉइंट्स में जो दर्द हमारे होने लगा, उसका एक कारण है हमारे पोस्चर में कमी। दूसरा कारण है हमारी एक्सरसाइज में कमी। जॉइंट्स की एक्सरसाइज हमें जरूर करनी चाहिए, इसीलिए मैं जिसको भी एक्सरसाइज कराता हूं उसको कहता हूं कि एक तो आप प्राणायाम जरूर करें और एक जॉइंट्स की एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे उंगलियों की करें, इनको घुमाएं, कोहनियों की करे, कंधों की करे, कंधों को घुमाए। ये 5 एक्सरसाइज कराता हूं मैं, 1 2 3 4 और 5। इन्हें आगे पीछे आधा मिनट लगता है केवल। गर्दन की 3 एक्सरसाइज है, वो जरूर करें जॉइंट्स के एक्सरसाइज में। आगे पीछे करें, साइड में देखें और गोल घुमाएं। तो ये हो गई 5 ही 3 ही। इनकी कराता हूं, सामने हाथ कर लें आप, इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, इधर घूमे, हाथ आगे भी करें, साइड भी करें, पीछे कमर के हाथ रख ले, श्वास भर के पीछे जाए और श्वास निकालते निकालते अपने पैरों को छुए। 3 एक्सरसाइज ही हो गई। 5 और 3 8 और 3 11। आप सिर्फ 11 एक्सरसाइज कर रहे हैं और 11 एक्सरसाइज के बाद फिर और कुछ नहीं हो रहा, जॉगिंग भी नहीं हो रही, आपको एक पैर उठाए। मैं जो जवान है उनको जॉगिंग कराता हूँ, और जो ज्यादा उम्र के हो गए उन्हें मैं जॉगिंग कराता ही नहीं। भाई तुम ऐसे उठाओ ना, जैसे कदम ताल नहीं करते, 1 2 1 2 1 2। शुरू में आप 20 बार करोगे, थक जाओगे, फिर आप 30 करोगे, फिर 40 करोगे, फिर 50 करोगे। इतना काम जरूर करें आप, और उसके बाद आप प्राणायाम करें, आसन करें तो बहुत अच्छा है। तो
वरना तो आपके जॉइंट्स में पेन होगा ही होगा, जॉइंट्स आपके जकड़ेंगे ही जकड़ेंगे। अगर आप मालिश नहीं करेंगे, आप हड्डियों के लिए कैल्शियम की व्यवस्था नहीं करेंगे, विटामिन डी के लिए आजकल टैबलेट्स भी चलती है। मैं कह रहा हूँ 10% ही लाभ करते हो, वो ना खाएं। आप मेडिकल में जाएं, आजकल विटामिन डी की टैबलेट्स हैं, बीच बीच में उन्हें खाते रहें। कैल्शियम की टैबलेट्स हैं, बीच बीच में उन्हें खाएं। चलो भाई, वैसे भोज्य पदार्थ की भी क्या समस्या हो रही है, एक तो गरिष्ठ भोजन पचना बंद हो गया, पाचन क्रिया हमारी इतनी बढ़िया नहीं रही। दूसरा क्या है कि पाचन क्रिया में जो हार्मोन्स बनने चाहिए उनके पोषक तत्व निकालने के लिए, वो हमारे अब उतने अच्छे बन नहीं रहे। इसलिए आपने देखा होगा, अगर हम बहुत अच्छा खाना भी खा रहे हैं तो जितने तत्व शरीर को मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे आजकल। ये और समस्या आ रही है। मैं आपको बताऊं, दूध में जितने पोषक तत्व, पहली बात तो पोषक तत्व कम है, ऊपर से पाचन तंत्र भी उतना मजबूत नहीं, उतने पोषक तत्व, इसलिए ये सप्लीमेंट्री चलने लगी, कोई दवाइयां चलने लगी। इनका सेवन कम करना चाहिए, पर इनका सेवन करना चाहिए। तो आप एक इनका सेवन जरूर करें, तो इससे क्या होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होगी। वो जरूर करें, इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने, ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है जो बड़ी उम्र में होता है हड्डियों में। नहीं तो धीरे धीरे व्यक्ति की थोड़ी कमर झुकने लगती है, उसका पोस्चर गलत रहने लगता है, उसको दर्द रहने लगता है, और धीरे धीरे हड्डियां कमजोर हो जाती है। जरा सा भी फिसलने में उसकी हड्डी टूटने का खतरा रहता है। तो अगर आप कैल्शियम की पूर्ति करते रहेंगे शरीर में, जॉइंट्स की एक्सरसाइज करते रहेंगे, प्राणायाम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी और आप फिर ज्यादा दीर्घायु रहेगी। तो एक इसका भी ध्यान रखना है। दूसरा, भोजन में मैं पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं, फिर बताऊंगा। भोजन में क्या करना है, आजकल जो सबसे बुरी बात हो गई, वो हो गई भोजन की जो समयबद्धता है, वो हमने बड़ी बुरी कर दी। पहले ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में या आज 30 साल पहले, आपके याद होगा, आपके बड़े बूढ़े भाई वो बिल्कुल टाइम टू टाइम खाते थे, उसके बाद नहीं खाते थे। अब हम, क्योंकि उपलब्धता ज्यादा हो गई, दिनचर्या हमारी सेट रही नहीं, हम कोई भी चीज कभी भी खाने लगते हैं। अभी बहुत बड़े बड़े प्रयोग हुए अमेरिका में, मैं आपको बताऊं, और उसके विषय में स्वामी रामदेव जी बोल रहे हैं, और सदगुरु जी महाराज बड़े बड़े यहाँ के जो प्रवचन करता है, उन प्रयोगों के विषय में वो खूब अपने प्रवचनों में बता रहे हैं। आजकल ये इंटरमीडिएट फास्टिंग चली है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब है कि अगर आप व्रत नहीं रख सकते, ज्यादा दिन भूखा नहीं रह सकते, तो आप ये आजमाएं कि आप जैसे 16 घंटे का व्रत करें, 8 घंटे का व्रत करें, 16 घंटे में एक बार खाएं, 8 घंटे में एक बार खाएं, या आप 12 घंटे का व्रत करें और फिर 6 घंटे का करें। मतलब 12 घंटे आप कुछ ना खाएं रात्रि का, जैसे आपने रात्रि में 7 बजे खा लिया, तो आप 14 घंटे का, 16 घंटे का या 12 घंटे का करें। एक आपने भोजन कर लिया मान लिया 12 बजे, सुबह 8 बजे, तो फिर आप 6 घंटे बाद भोजन करें, बीच में ना खाएं। वो प्रयोग इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, इतने बड़े स्केल पर कर गया अमेरिका में, और उसके इतने अच्छे परिणाम आए कि उसको अब पूरी दुनिया मान्यता दे रही है। तो अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो ये प्रयोग करके देखें। आप रात्रि में आप 6 बजे खाना खा ले, देखो वैसे तो आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप चाहें ऐसे ही कर लें कि भाई मैं वैसे नियमित रहूंगा, नहीं रहते। मैं आपको बताऊं, जो योगा कराने जब मैं जाता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आप तो योगा सीख चुके हैं, आप स्वयं भी तो योगा कर सकते हैं। उसने कहा आपके आने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी आलस्य है तो हमारे दिमाग में ये आता है कि वो आएंगे, घंटी बजाएंगे तो हमें उठना पड़ेगा। दूसरा, कोई मेहमान भी आ रहा है तो, या कोई जरूरी काम भी है, तो घर वालों को भी बुरा नहीं लगता, अरे यार ये योगा करने चलती, क्योंकि उन्हें पता है भाई योगी जी आए इसलिए कर रही है। अकेली में करूंगी, अरे यहाँ काम पड़ा हुआ है, ये योगा करने लगी। कहने का मतलब आपकी वजह से हमारी दिनचर्या बनी रहती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मैं ये कहना चाह रहा था, ये बात बता के, कि जैसे आप एक महीने के लिए एक नियम बना के देखें, 1-2 दिन बेचैनी रहेगी। कई लोगों को 9 बजे खाने की आदत होती है, अगर वो 7 बजे खाने लगे तो उनको 9 बजे भूख लग जाती है, लेकिन ये 2-4 दिन की बेचैनी होती है। कई लोग शाम को केवल दूध पीकर सोते हैं, कई लोग भोजन ना खाए उन्हें नींद नहीं आएगी, लेकिन जो भोजन ना खाए जिन्हें नींद नहीं आती, मैं आपको बता दूं सच क्या है,
शरीर का नियम क्या है, आप जैसे शाम को रोज भोजन खाते हैं 7 बजे, एक दिन आप दूध पी के सोएं, आपको सच में नींद नहीं आएगी। मुश्किल से 2 घंटे बाद आपको भूख लग जाएगी। आप लगेगा यार मुझे तो भूख लगी, सोऊंगा कैसे, आपको बेचैनी रहेगी। 10-11 बजे 12 बजे तक आप यही सोच रहे हैं मैंने खाना नहीं खाया मैंने। पर ये 4 दिन होता है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये होता है सिर्फ 4 दिन, फिर धीरे धीरे शरीर उसको ढाल लेगा। देखो दुनिया के सब धर्म ग्रंथों में, वो धर्म ग्रंथों को दुनिया के सारे डॉक्टर, दुनिया के सारे शरीर के जो ग्रंथ है वो ये बताते हैं कि भाई रात को हमारी जो ऊर्जा है ना, वो एक तो उसका लेवल बहुत घट जाता है, दूसरा वो शरीर के और बहुत सारे काम करती है सोते समय। आपको पता है शरीर के मेंटेन वर्क जो होते हैं वो सब सोते समय करता है शरीर, और ऊपर से उसका पेट भी भरा हुआ वो। तो इसीलिए सब क्या कहते हैं कि भाई रात बहुत, मैं आपको ईमानदारी से एक बात बता दूं, बहुत सारी बीमारियां हमारी इस कारण हो रही है कि हम रात्रि देर से खाने लगे, और शरीर की वो ऊर्जा जो मेंटेन वर्क करना था, जैसे और बहुत सारे वर्क करने थे, हमें अच्छे से नींद आने की गहरी, वो नहीं आ रही, क्योंकि हमारे पेट में भोजन पचा हुआ है, वो पचाना है उसको। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ अंधेरा होने से पहले खाने का नियम था। अंधेरा मतलब समझते हो 6-7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। हम 6 बजे खा लेते थे, 9 बजे हम सोते थे। बाद में हम खाने के सोने से 1 घंटे पहले अगर हमें भूख लग जाती तो हम दूध पीते थे थोड़ा सा। अब हम खाने देर में खाने लगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग आप करना जरूर करें, मेरे कहने से, कि एक नियम बना लें आप 12 घंटे, 1 महीने का नियम, 15 दिन का नियम बनाए, क्योंकि नियम बना लोगे तब नहीं फिर आप खाओगे। जैसे मैंने दे दिया जी आप ये खा लो, आप कहोगे नहीं यार थोड़ा नियम चल रहा है मेरे कुछ दिन, तो दूसरा भी समझता है चल वैसे नियमों को पालन कर लेना। तो एक तो 12-6-6 आप शाम का खाना मान लिया, अगर आपने 8 बजे खा लिया तो उस 8 बजे से और अगले 8 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना। फिर 8 बजे आपने नाश्ता कर लिया, फिर 6 घंटे बाद आपको कुछ खाना है, और फिर 6 घंटे बाद कुछ खाना है। आप कुछ दिन इसे करके देखिए, इसके इतने बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं, इतने बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं। ये शरीर की बताते हैं बहुत सारी बीमारियां से ठीक हो जाती है, बहुत सारी संभावनाएं। मैं आपको कैंसर बताऊं, कैंसर क्या है? कैंसर है वे सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर बेकार टूट जाते हैं और वो बाहर नहीं निकलते, यानी कि वे ग्रंथियां या वे विजातीय तत्व या वे गंदगी या वे जहरीले तत्व जो शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर यही तो कल कैंसर का कारण बनता है। उपवास क्या करता है? सबसे बड़ा कारण क्या करता है उपवास? जब हमारा भोजन पच चुका होता है तो ये उन सेल्स को भी भस्म करना शुरू कर देता है, शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसीलिए उपवास में क्या कहा गया है? नींबू पानी पियो, आप नींबू पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, पानी। इसीलिए जो निर्जला उपवास है उसका कोई तुक नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं है। जो मेरे यहाँ रहती है 2-4 महीने में, मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई तुम हिंदू धर्म को मानती हो, पानी नहीं पीती, ये क्या बात है? ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पानी नहीं पिएंगे, आप नींबू पानी या पानी तो जरूर पिए भाई। जहाँ जो कचौड़ी खाना अपराध है शाम को कुत्तों के आटे की, तो ये भी अपराध है। आप पानी पीते रहे, पानी पीते रहे, ज्यादा कर नींबू पानी पीते रहे, है ना। किसी को नहीं रहा जाता वो फल ले सकता है, किसी को नहीं रहा जाता तो वो दूध ले ले, इतना मतलब लिक्विड लेते रहे, आप अन्न छोड़ दे, उससे भी बहुत ज्यादा शुद्धिकरण होगी। और जब आप वो हो जाए, टाइट हो जाए, तो आप एक चीज छोड़ दे, फिर एक चीज छोड़ दे, फिर पानी खा जाए। तो मैं कहने का मतलब है कि व्रत तो थोड़ा कठिन होता है, पर ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बिल्कुल कठिन नहीं है। मैंने भी नहीं करी है, मैं भी सोच रहा हूँ मुझे करना, पर मैं इतना पढ़ चुका। मैंने सदगुरु के कई प्रवचन, पहले जब स्वास्थ्य को बोला तो सदगुरु के मैंने बहुत प्रवचन, अभी मैंने रामदेव जी ने भी इंटरमीडिएट फास्टिंग में बहुत बात बताई है। फिर मैंने इसी और बहुत सारी यूट्यूब पढ़ी, इस पर बड़े रिसर्च चले अमेरिका में, और वहाँ इसको बहुत ज्यादा अपनाने लगे, इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी शुरू करें आप। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब है, मैं तो कह रहा हूँ 6 घंटे की भी मत करें, 4 की करें आप। आपने 8 बजे खा लिया तो मैं 12 बजे तक नहीं खाऊंगा, या 2 बजे जो भी आपने निश्चित करा, बीच में नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। 1 सप्ताह का व्रत कर ले आपने। अगर आपको लगे बहुत अच्छा है फिर इसको आगे करें। ऐसे ही रात को खाने आप 6-7 के बीच में खा ले, मानिए एक पर्टिकुलर समय फिक्स करके 6:30 खाऊंगा या 7 खाऊंगा, फिर उसके बाद नहीं खाऊंगा भाई, चाय नहीं पीनी भाई, बनाना नहीं पीना भाई, ये नहीं खाना भाई मुझे।
भाई एक सप्ताह देखो तो सही। मैं बता ना 3-4 दिन तो नींद ही नहीं आएगी, 3-4 दिन उसी में पता चलेगा असली जो इसका आनंद है। खाली पेट सोने का जो आनंद है और खाली पेट सोने के जो लाभ है वो तो आपको बाद में तो पता चलेगा नहीं, धीरे धीरे तो पता चलेगा। तो आप एक तो ये इंटरमीडिएट हाइजीन हम सबको करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और ये सर्दी है गर्मी सब में हुआ है, आप दोपहर में खा ले खूब अच्छा, खूब खाए, ग्रेट खाए, खीर भी खा ले, ये भी खा ले, लड्डू भी खा ले, बस फिर नहीं खाना मुझे। अब पचेगा ये, उसे पचने दो। और रात को पाचन क्रिया को जितना आराम मिल सके शरीर के और उसमें गतिविधि में काम आ सके। और एक उम्र के बाद तो वैसे भी हमें देखो कम खाना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जिन्होंने जो माने नहीं खाते रहे तरह तरह की बीमारी के शिकार हो गए। और जो लोग नियमित खाते हैं, संयमित खाते हैं, अपनी भोग वगैरह खाते हैं, परमात्मा ने इतनी गंदगी के बीच में भी उनका शरीर लगभग ठीक कर रखा है, समझ लो नहीं। और जो नहीं मानते वो तरह तरह की बीमारी के शिकार होते हैं। तो सर्दियों में कहने का मतलब है अपने खान पान को आप ठीक करें। 4 चीजें बताई है मैंने, ये मैं बता दूं। मालिश जरूर करें सर्दी में, वॉक जरूर करें सर्दी में, प्राणायाम जरूर करें सर्दियों में। आप धूप अगर मिले तो धूप का सेवन जरूर करें आप सर्दियों में। इन सब से आपका, और दूध से बनी चीजें, कैल्शियम की चीजें खाएं। आजकल मेथी के लड्डू बनवा लें आप, देखो मेरे पिताजी बनवाते थे, शायद आपने भी सुना होगा, गाँव में बहुत चलता था ये प्रचलन। और वो इसमें मेथी बनवाते थे जिससे कि हमारे लड्डू अलग रहे, बच्चों के अलग रहे, हम छेड़ते मिलते उनको या थोड़ा बहुत खाते थे। पूरी सर्दियों में मेथी के लड्डू खाते थे पहले बूढ़े गाँव में। भाई उनकी हड्डियां जो हैं और उनका शरीर, उनका कोई दर्द नहीं रहता, कोई दर्द चपक तो कुछ नहीं रहती, वो काम करते रहे, स्वस्थ रहे। मेथी के लड्डू खाएं, अलसी के खाएं, ये गोंद घेर ले उनमें, बादाम, कद्दूकस, गोला, इन सब के मिला के लड्डू थोड़ा थोड़ा दूध के साथ रात को वो खाए और कुछ खाए ना। 2-4 दिन करके तो देखो मर थोड़े जाएंगे। अगर मर ऐसा लगा मैं तो मर ही गया, रोटी शुरू कर दो दिमाग को देखो नहीं। तो ये है, खाली पेट सोने की आदत डालो, भोजन को नियमित करो। ये सब कार्य अगर आप करेंगे और जागरूक रहेंगे शरीर के प्रति। और ये फास्ट फूड पे मैं पहले बोल चुका, अब भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इसको भी, इसमें है ना ये बड़े प्रयोग हो चुके हैं, इनमें बड़ी ही विषैले तत्व है इनके अंदर, इनको तो अवॉइड ही करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सप्ताह में एक बार कोई बात होगी, कुछ आ गया कहीं कुछ खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसे अपने अंग मत बनाओ प्रतिदिन का। कभी कभी तो बस हार्ड एंड हार्ड फूड भी नहीं होना चाहिए, कभी आप खा ले, लेकिन हार्ड एंड तो भोजन में ये सारी संयमित अगर हम करते हैं तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हम दीर्घायु रहेंगे, हमें बीमारियां कम रहेगी, अरे हार्ट अटैक वगैरह नहीं लगेगा, कैंसर नहीं होगा, ये बड़े रोग नहीं होंगे, हम इनसे बचे रहेंगे। और क्योंकि देखो शरीर परमपिता परमेश्वर भी इसी में रहता है, हमारी आत्मा भी इसी में रहती है। मंदिर है, आपने देखा मंदिर कितने साफ सुथरे रहते हैं, कैसे पैक वैक रहते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, क्योंकि उनकी मान्यता है भाई इसमें ईश्वर है। और हमारी तो मान्यता का सच है, हमारे तो 2 ईश्वर है, हमारी आत्मा भी इसी में है, हमारा परमात्मा भी इसी में है। तो बस देखो ये तो एक तरीके से पाप है अगर हम इसको स्वस्थ नहीं रखेंगे। कई लोग ना चले जाते हैं उनके सीधे रास्ते पर, चले ही रहते हैं, वो मानते ही नहीं, ये गलत है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो शायद परमपिता परमेश्वर देखो उसे देता भी नहीं होगा, समझ लो ना। अगर हम शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे, इसको बिगाड़ के रखेंगे, तो शायद परमात्मा फिर कहेगा इसको मानव शरीर नहीं देगा, ये तो इसकी कदर ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा शरीर दिया मैंने इसको और इसकी कदर नहीं कर रहा। हम तो पुनर्जन्म मानने वाले लोग हैं ना, हम तो जन्म जन्मांतर मानते हैं। हाँ ये तो कड़ी है एक जन्म, हमें तो अगले जन्म भी मिलना है, उसका अगला मिलना है। तो हमें इसलिए भी अपने शरीर को स्वस्थ और इसका ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को